नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जो पहले फेज की पोलिंग हुई है और जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, उससे जो आपको अलग अलग स्रोत से चीजें पता चल रही हैं, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, करीब करीब हर क्षेत्र में, राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और एनडीए की जो रणनीति थी, वो रणनीति बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई बल्कि फेल हो गई। तो आज इस बात से विश्लेषण करते हैं कि आखिर एनडीए ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए जिसकी वजह से पहले फेज पे हमको ये देखने को मिल रहा है और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बल्कि ये ऐसे क्षेत्र थे जो उत्तर प्रदेश के थे, जो बिहार के थे, जो महाराष्ट्र के थे, जो राजस्थान के थे, जिनमें पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ। उसके कारण क्या है? पहला कारण जो मुझे समझ में आया, जो मैं कहूंगा तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे मुख्य कारण है वो ये, जो सीए एनआरसी का एक भूत खड़ा किया गया, उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जबकि सीए एक ऐसा कानून था जिसमें कहा गया था जो विदेश में रह रहे ऐसे हैं, हिंदू, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, अगर वहां प्रताड़ित हैं तो हमारे हिंदुस्तान में आएंगे। जो आ चुके हैं 2014 के पहले, उनको नागरिकता दी जाएगी। मुसलमानों को उससे पृथक कर दिया गया था। लेकिन जो एनआरसी की बात हुई थी, एनआरसी में बात हुई थी कि एक रजिस्टर बनेगा, उसमें लोगों के कागजात चेक होंगे और उन कागजात के आधार पे ये निर्धारित होगा कि कौन घुसपैठिया है और कौन देश का नागरिक है। अब साधारण जनता को ये बात तो बहुत ज्यादा समझना बहुत मुश्किल है कि सीए में क्या है और एनआरसी में क्या है, लेकिन हाँ, इतना व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और संचार माध्यमों के माध्यम से बताया गया कि जैसे एनआरसी और सीए से जितने घुसपैठिए हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा और एक कागज दिखाओ का एक आंदोलन शुरू हुआ और इसको प्रसारित किया गया। तो जब ये प्रचारित हुआ तो जो हिंदू थे, जो सिख थे, जो ईसाई थे, उनको तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन देश की जो 13-14% मुसलमान जनसंख्या थी, जिसको टारगेट करके सीए एनआरसी का सारा प्रलाप किया गया था, उसको परेशानी हुई। होनी भी चाहिए थी। सीए से तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एनआरसी से होनी चाहिए थी। सीए से तो केवल यह होनी चाहिए थी कि जब विदेश में रहने प्रताड़ित लोगों को आप देश में नागरिकता दे रहे हैं तो मुसलमानों को क्यों छोड़ रहे हैं, लेकिन वो चलिए एक भावनात्मक मुद्दा था। जबकि किसी देश में ऐसा कानून नहीं है कि अगर किसी विदेशी को अपने देश की नागरिकता दी जाए तो उसमें धर्म को आधारित बनाया जाए। लेकिन चलिए, वो मुद्दा एक है, वो पोलराइजेशन के लिए मुद्दा उठाया गया था और हिंदुओं को यह मैसेज देने का प्रयास हुआ था कि देखिए, हम 12-13% को केयर नहीं करते और उनके लिए, उनके वोट का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो एनआरसी था उसमें जब ये कहा गया कि कागज दिखाने पड़ेंगे और ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप देश के नागरिक हैं, तो जो अल्पसंख्यक समाज था उसने कागज इकट्ठे करने शुरू कर दिए। उसने उस तरह के हर प्रूफ इकट्ठे करने शुरू कर दिए कि जिससे ये सिद्ध हो सके वो देश का नागरिक है और घुसपैठिया नहीं है। तो जो उनके कागजात कम थे वो उन्होंने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे और कागज पूरे करा लिए। जो पहले उन्होंने नहीं कराए थे, लेकिन जब एनआरसी का भूत उनके सामने खड़ा किया गया तो उन्होंने अपने कागज पूरे करा लिए। जबकि उनके पास राशन कार्ड था, उनके पास वोटिंग कार्ड था, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल्स था, पानी भरने का बिल था, सब कुछ था, लेकिन एक संशय उनके दिमाग में डाल दिया गया। और अपनी नागरिकता को सिद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक सामान्य जन को समझ में आती है, ये वोटर आईडी कार्ड बना लो। तो पिछली इलेक्शंस में 2014 में अगर ये स्थिति नहीं थी कि हर अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति ने अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया था, और ये 2019 के पहले ये चीज खड़ी की गई थी,
तो 2024 के पहले लोगों ने अपने सारे कागजात इकट्ठे किए, वोटर आईडी कार्ड बना लिया और ये कहा कि हम अपने कागज से सिद्ध करेंगे कि हम देश के नागरिक हैं, और वोटर आईडी कार्ड भी बना लिया। तो जो 10-15% लोग ऐसे थे अल्पसंख्यकों में जिन्होंने पिछले इलेक्शन में वोट नहीं डाला था, इस बार वो वोट बढ़ गए। अच्छा, उनके दिमाग में एक और चीज आई, उनके दिमाग में चीज आई कि भाई ये अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो ये इस प्रकार की चीजें होंगी और बाकी समुदाय को तो परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन मुसलमान समुदाय को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनके 50 प्रश्न होंगे। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि हम उस गठबंधन को वोट दें जो ये सब नहीं करेगा। विकल्प उनके सामने था इंडिया, और उस विकल्प में कोई बंटवारा भी नहीं था। यह भी नहीं था कि सपा को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें या लेफ्ट को वोट दें या आरजेडी को वोट दें। उन्होंने कहा कि भाई ये गठबंधन है और ये गठबंधन में अगर वोट देते हैं और अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो ये सारी चीजें सीएनआरसी जो है ये पृष्ठभूमि में चली जाएंगी, जिसके देश की वास्तविकता में कोई आवश्यकता नहीं है। देश को मात्र ये आवश्यकता है कि देश की जो सीमाएं हैं उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाए, और जो बीएसएफ और सीआरपीएफ के हाथ में है वो स्टेट जो बाउंड्रीज हैं वो वैसे भी आप जानते हैं कि स्टेट पुलिस के हाथ में नहीं है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो। वो सारी की सारी जो बीएसएफ और सीआरपीएफ और सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज हैं एक पर्टिकुलर एरिया तक, बॉर्डर तक उनके हाथ में होता है, जो सेंट्रल फोर्सेज के पास होता है, स्टेट फोर्सेज के पास नहीं होता। तो इसलिए अगर घुसपैठ होती है तो उस घुसपैठ को रोकने न रोक पाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो एक तो ये हुआ इस बार जब आपने देखा कि ये जो सीटों में 8 सीटों में यूपी के इलेक्शन हुआ, राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, आसाम में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, तो आपने देखा कि कतारों को देख के आपको लगा कि एक वर्ग ने बहुत उत्साह के साथ वोट दिया, और उसका मुख्य कारण यह था कि उनके सामने एक भय खड़ा था कि भाई ये तो हमको अपना नहीं समझते, ये तो हमें परेशान करेंगे, इसलिए वोट डालो, उस सत्ता को लाओ जो ये परेशानी हमारे लिए क्रिएट ना करे। वोटर आईडी कार्ड उनके बन गए थे, कागज उनके पूरे हो गए थे और भरपूर रूप से उन्होंने वोट दिया। अच्छा, अब दूसरा वर्ग छूटा 85%। अब इस 85% में दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग वो हैं जो कि अल्पसंख्यक वर्ग से क्या किसी वर्ग से घृणा करते हैं, और दूसरा एक पक्ष है जो कि दूसरे वर्ग से घृणा नहीं करता। और इनकी जो हिंदू समाज की बात करें अगर, तो हिंदू समाज में करीब 50% लोग ऐसे हैं जो कि अल्पसंख्यकों से व्हाट्सएप के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार किया गया उसके कारण वो अल्पसंख्यक वर्ग से अपने को अलग समझता है, और समझता है कि अल्पसंख्यक वर्ग ने उन पर बहुत अत्याचार किए, और ये भी समझता है कि उनके जो धर्म है वो खतरे में है, जबकि वो 80% है और वो 12% है, 7 गुना ज्यादा हैं। और बाकी 50% लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतिहास में अगर लड़ाइयां हुई थी और शिवाजी और अकबर और महाराणा प्रताप, औरंगजेब, इन लोगों की लड़ाइयां हुई थी तो वो धार्मिक युद्ध नहीं थे बल्कि वो राजाओं के बीच के युद्ध थे, और राजाओं के बीच के युद्ध हुए। अकबर के सेनापति जो थे वो राजपूत थे और शिवाजी और राणा प्रताप के सेनापति जो थे मुसलमान थे, तो हिंदू मुसलमान का युद्ध। लेकिन प्रचार ऐसा किया गया और व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसा ज्ञान बांटा गया कि लोगों के दिमाग में लगा कि उनका हिंदू तो खतरे पे है। लेकिन 50% हिंदू जो थे पिछले इलेक्शन में, जो समझते थे कि हिंदुत्व तो खतरे में नहीं है बल्कि एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है। अब ये देखना है कि ये जो 85% में आधे लोग हैं जो कि बीजेपी के समर्थक थे या जो एक वर्ग से द्वेष करते थे, क्या इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई? और दूसरा जो 50% वर्ग था जो पिछले इलेक्शन में वोट देता आया था, जो सेकुलर था, जो समझता था कि सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको मिलकर साथ चलना पड़ेगा, वो एक वर्ग था, उनमें बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई? तो ऐसा लगा कि इस बार जो मेन मुद्दे चुनाव में सामने आए, बेरोजगारी आया, महंगाई आई, अग्निवीर आया, किसानों के मुद्दे आए,
और अमीरों और गरीबों के बीच में जो इनकम डिस्पैरिटी है जो बढ़ रही है, वो मुद्दा सामने आया। तो उसकी वजह से जो लगता है, मुझे लगता है, जो वोटिंग पैटर्न से भी लगता है कि जो लोग संभाव सद्भाव चाहते हैं उनकी संख्या बढ़ी है, और जो संभाव सद्भाव नहीं चाहते उनकी संख्या घटी है। अच्छा, एक और मुद्दा उछाल दिया जो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर मैं कहूंगा, वो यह मुद्दा उठा दिया कि माननीय मोदी जी ने और बीजेपी ने अपने संचार माध्यमों से यह कहना शुरू कर दिया इस बार 400 पार। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री ने कहा, तो 400 होंगी या 100 होंगी या 50 होंगी या 500 होंगी, ये सबको डिपेंडेंट माननीय प्रधानमंत्री महोदय के हाथ में तो है नहीं। संविधान में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि प्रधानमंत्री चाहेंगे वो सीटें अपनी पार्टी को दिला देंगे, वो तो जनता के हाथ में है। तो क्या ये जनता के विवेक और जनता की स्वतंत्रता और उसके वोट देने के अधिकार को एक प्रकार का चैलेंज था? खैर, अब अगर जो हिंदू समाज के 50% लोग थे, उनको अगर यह आश्वासन मिल गया कि माननीय मोदी जी कह रहे हैं, और माननीय मोदी जी के बाद उनके लिए तो बिल्कुल गीता का वाक्य है, तो उन्होंने समझा कि अब 400 सीट मिल रही है तो मेहनत करने की आवश्यकता क्या है, घर घर जाने की आवश्यकता क्या है, पर्चियां पहुंचाने की आवश्यकता क्या है। तो बीजेपी का जो एक बहुत बड़ा काडर था, जो हर चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रिय रहता था, इसके बाद उसकी सक्रियता खत्म हो गई। इस बार वो दिखाई नहीं, उसने जनता से संपर्क भी नहीं किया, वो घर घर पर्चियां बांटने भी नहीं गया, पोलिंग बूथ पे भी उसने मुस्तैदी नहीं दिखाई। पोलिंग बूथ पर भी घर से पोलिंग बूथ तक लाने की जो जिम्मेदारी वो निभाता था वो भी उसने नहीं दिखाया, बल्कि वोट डालने भी नहीं गया। उसने कहा 400 सीटें तो मिल ही रही। तो उससे क्या हुआ कि एक वर्ग तो उत्साहित होकर वोट डालने गया और दूसरा वर्ग वोट डालने गया नहीं। अच्छा, तीसरा इसमें एक और घालमेल हुआ कि जो कैंडिडेट उतारे बीजेपी ने वो ज्यादातर कांग्रेसी उतारे या ऐसे उतारे जिनकी पृष्ठभूमि आरएसएस बीजेपी की नहीं है। तो बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लगा कि भाई अगर हमारे जो लोग मेहनत करते हैं उनको अगर टिकट नहीं मिलना है, कांग्रेसियों को टिकट मिलना है, तो हम बिना बात के लिए अपनी जान क्यों खपाएं। और कांग्रेसी जो आए थे वो कांग्रेसी वोटर्स को तो लेने के नहीं आए थे, लेकिन उनकी आने की वजह से और उनको टिकट मिलने की वजह से जो बीजेपी का वोटर था उसका सहयोग नहीं मिला, जो जितिन प्रसाद के साथ पीलीभीत में हुआ। अरुण गोयल साहब मेरठ में लड़े, अब अरुण गोयल साहब का अपना कोई काडर तो है नहीं, उनको तो डिपेंडेंट होना है पूरी तरह से बीजेपी के काडर पे, और बीजेपी के जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 2-3 बार के, उनको टिकट काट दिया गया। तो रहे वो जरूर साथ साथ, लेकिन उनका जो एक सक्रिय सहयोग होता है और काडर का जो एक पूरा कंट्रीब्यूशन होता है वो अरुण गोयल के इलेक्शन में मिसिंग रहा। इसके बाद जो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी है उस बार इस बार बहुत ज्यादा उसने काम किया। हमेशा आप देखते थे कि 37-38% वोट बीजेपी को मिलते थे और बाकी 63-64% वोट जो है वो अपोजिशन को मिलते थे, इंडिया गठबंधन को। और बहुत सारी सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी थी जहां बीजेपी को 50% मिलते थे और दूसरे को 50% मिलते थे। लेकिन वोट के बंटवारे का फायदा बीजेपी को बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि एक वर्ग बीएसपी को वोट देता था, एक वर्ग सपा को वोट देता था, एक वर्ग कांग्रेस को वोट देता था, और बीजेपी का वोट बैंक बिल्कुल सॉलिड था। लेकिन इस बार क्योंकि सपा और कांग्रेस का और लेफ्ट का गठबंधन एक प्रकार और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया, उसकी वजह से जो एक इफेक्टिव अपोजिशन सामने खड़ा हुआ, तो जो बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हिंदू थे वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। और जो थर्ड फोर्स थी बीएसपी, हालांकि इस बार बीएसपी ने, बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, और वोटर ने भी इस बार बहुत तवज्जो नहीं दी और उन्होंने 8 सीटों पर एक प्रकार से बिल्कुल सामने सामने की फाइट हुई, बीजेपी वर्सेस इंडिया की हुई, और उसका फायदा इंडिया अलायंस को हुआ, क्योंकि जो डिवीजन ऑफ वोट होता था नहीं हुआ और सारा का सारा वोट कंसोलिडेट एक तरफ हुआ। और जो सेकुलर हिंदू थे, जो संभाव सद्भाव चाहते थे और जो घृणा में विश्वास नहीं करते थे और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुंबकम की बात सोचते थे, जो सच्चे हिंदू थे, उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ दिया।
अब और स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स देखिए, पुरुषोत्तम रूपाला जी को क्या जरूरत थी कि वो राजपूतों के और क्षत्रियों के खिलाफ इस प्रकार का स्टेटमेंट दें, और उसके बाद क्या जरूरत थी बीजेपी को ये न करने की कि रूपाला जी का टिकट काट दें, उन्हें कहीं और से टिकट दे देते, लेकिन राजकोट से हटा देते या राज्यसभा भेज देते। ऐसा कौन सा जरूरी है कि लोकसभा का चुनाव लड़ते? राज्यसभा भेजने की स्वतंत्रता तो बीजेपी के पास है, लेकिन एक ऐसा समाज जो बीजेपी के साथ पूरी तरह से था उसको आपने अलग कर दिया। जो किसान समुदाय था उसके साथ जो 13 महीने की उनकी स्ट्राइक हुई, इससे वह पहले ही परेशान था, और जब वो लोग पंजाब से आगे बढ़ने की कोशिश की थी और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से कीलें गाड़ी गई थी, बोल्डर्स लगाए गए थे, उसको और ज्यादा नाराज कर दिया, तो उन्हें लगा कि एमएसपी तो इनसे नहीं मिलती, और इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे। अब राजस्थान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं जहां इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में विदर्भ एरिया में इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, तो यहां पे बच्चे जो कि सेना में जाते थे, और बहुत सारे बच्चे सुबह से 4 बजे से 7 बजे तक दौड़ते थे, कसरत करते थे, उनका सपना था कि वो भारत की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें और सेना में जाएं, और अग्निवीर आने से वो भी निरुत्साहित थे। और उन्हें जब ये इंडिया गठबंधन ने एक चीज अपने घोषणा पत्र में दिखाई कि हम अग्निवीर को खत्म कर देंगे और जैसे पहले होता था वैसा होगा, और ये भी कहा इंडिया गठबंधन ने कि हम सरकारी नौकरियां जो नहीं भरी जा रही उनको भरेंगे, तो उनके सामने एक सबूत भी था कि तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर 3-4 लाख नौकरियां 17 महीने के शासनकाल में दी थी। अब जीतन राम मांझी जैसा व्यक्ति गया के अंदर, जो कि बड़ा सशक्त कैंडिडेट है एनडीए का, उसकी भी स्थिति है कि वो समझ रहे हैं कि उनका चुनाव जीतना मुश्किल है, तो अपनी असहायता व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग वोट डालने नहीं निकल रहे हैं। नवनीत राणा जो महाराष्ट्र के अंदर पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीती नहीं, बाद में बीजेपी में शामिल हो गई थी, इस बार बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी का करिश्मा, मोदी जी का करिश्मा काम नहीं कर रहा है और वर्कर्स विल हैव टू वर्क हार्डर। उन्हें अब समझ में आ गया कि इस प्रकार का जब आप बहुत ज्यादा सपना दिखाते हैं कि 400 पार और 370 पार, तो आपका जो वर्कर है वो निष्क्रिय होकर बैठ जाता है, वो मोबिलाइज नहीं होता। और जो अपोजिशन का वर्कर है जिसके लिए जीवन मौत का सवाल है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप सत्ता में आ गए तो उसका क्या हश्र होगा, तो उसने अपना बिल्कुल सक्रिय रहा और उसने वो सब कुछ किया जो अभी तक बीजेपी वाले किया करते थे। तो इसलिए नवनीत राणा को कहना पड़ा कि नहीं, वोटर्स, दी वर्कर्स विल हैव टू बी एनर्जाइज्ड, अदरवाइज थिंग्स आर डिफिकल्ट। फिर आपस का समन्वयन अरविंद केजरीवाल को छेड़ा। अरविंद केजरीवाल को छेड़ने की वजह से जो आम आदमी पार्टी जो सक्रियता केवल दिल्ली और पंजाब में रखती, उसने अपनी सक्रियता को उत्तर प्रदेश, गुजरात में, मध्य प्रदेश में हर जगह बढ़ा दिया। तो उनका जो भी काडर है, 10-5 हजार का काडर भी अगर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और एक परिवार में 40-50 हजार सब अगर टोटल वोटर्स भी उनके हैं, और जो उनको जिता नहीं सकते, लेकिन वो अगर ऐड कर जाए इंडिया गठबंधन के साथ तो उसको जिता सकते हैं, वो एक फिनोमेना और सामने आ गया। तो बेसिकली जो आज हमने डिस्कस किया कि जो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हैं, जैसे पहले अमित शाह जी ने किया था, कर्नाटका गए थे और नंदिनी दूध के बजाय उन्होंने उसे डिस्प्लेस करके अमूल दूध की बात कर दी थी, और जो वहां की कन्नड़ भाषी लोग हैं उनकी भावना को ठेस पहुंचा दी थी कि वो अपने जो ब्रांड था उससे प्यार करते हैं, और उससे बहुत बड़ा अंतर पड़ गया। फिर आपने ये मछली का विषय उठा दिया कि तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, जबकि वो नवरात्र के एक दिन पहले खाया था। लेकिन जो बंगाली अस्मिता है, जो आसाम की अस्मिता है, और जो मिथिला क्षेत्र की बिहार की अस्मिता है, वहां तो मछली 365 दिन खाते हैं। तो एक प्रकार से आपने कहा कि नहीं, जो मछली खाने वाले लोग हैं वो सनातनी नहीं है, तो उनकी भावना को आपने ठेस पहुंचा दी। वो अलग एक अस्मिता का प्रश्न आपकी अस्मिता के अगेंस्ट खड़ा हो गया। तो जो निष्कर्ष हम निकालते हैं वो ये है कि राजनीति में जो भी आप बोलते हैं, जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ स्लोगन आप देते हैं, जो स्लोगन आप मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, उसमें यह ध्यान देना आपका बहुत आवश्यक है कि कहीं कोई ऐसी मैसेजिंग ना हो जाए जो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए, जो बूमरैंग कर जाए। और मुझे लगता है जो फर्स्ट फेज के इलेक्शन से इंडिकेशन मिले हैं, हालांकि बूथ कैप्चरिंग भी हुई है, लोगों को
वोटर आईडी कार्ड चेक भी किया है पुलिस ने, जबकि कोई अधिकार उनका करना नहीं है, वो तो अंदर जाके चेक होता है। वो सब कुछ हुआ है, डिले हुआ है, ईवीएम खराब हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो 4-5% की हेराफेरी हो सकती थी वो जरूर हुई होगी। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है जो पोलिंग ट्रेंड से पता चल रहा है कि ये सारे स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स बीजेपी को महंगे पड़ेंगे और कांग्रेस, आरजेडी, सपा, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, इनका जो समन्वयन है और जो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी है, उसकी वजह से आज की तारीख में इंडिया गठबंधन का अपर हैंड है। अब बाकी जो है, अब तो ईवीएम में चीजें बंद हो गई, पता चलेगा 4 जून को पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन जो विश्लेषण मुझे समझ में आया मैंने किया, और देखते हैं आगे अगले फेजेज में क्या होता है। हर फेजेस के इलेक्शन का हम लोग एनालिसिस करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उसे मुझे भी मार्गदर्शन मिलेगा। तो बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।